धूप की पहली किरण राजमहल की ऊंची दीवारों पर पड़ी। अपने साथ वो एक असहनीय याद की चुभन ले आई जिसे देवेंद्र शर्मा पिछले 5 साल से हर सुबह झेल रहा था। महल के गहरे सीलन भरे कक्षों में जहां हजारों दस्तावेजों की सूखी बासी गंध हवा में तैरती थी, वो महज एक लिपिक नहीं था, वो एक पिता था जिसके सीने में एक घाव हमेशा रिसता रहता था। 5 साल पहले एक महामारी शहर में फैली और उसकी 7 साल की बेटी मीना को निगल गई। हकीम ने कहा था कि राजधानी के शाही भंडार से एक दुर्लभ जड़ी बूटी ही उसे बचा सकती थी। देवेंद्र ने अर्जी लिखी, गिड़गिड़ाया, हर अधिकारी के दरवाजे पर सिर फटका, लेकिन उसकी अर्जी नियमों और राजकीय मुहरों के ढेर के नीचे दबकर रह गई। जब 3 सप्ताह बाद महाराज विजय सिंह की मुहर लगकर अनुमति आई, तब तक मीना की सांसें उखड़ चुकी थी। उस दिन से देवेंद्र को महाराज की दयालुता एक क्रूर मजाक लगती थी, एक ऐसी दया जो समय पर न पहुंचे वो अन्याय से भी बदतर होती। वो अब केवल 20 वर्षों से राज्य का मुख्य लेखाकार नहीं था, वो व्यवस्था की आत्मा को जानता था, और वो आत्मा ठंडी और उदासीन थी। रात के गहन अंधकार में जब महल सो जाता, देवेंद्र का असली काम शुरू होता। उसने उन ग्रंथों की खोज शुरू की जिनका जिक्र भी राजदरबार में पाप था। इन्हीं खोजों ने उसे महर्षि कश्यप के निषिद्ध ग्रंथ लिखित विधानम तक पहुंचाया। एक रात धूल और मकड़ी के जानों के बीच उसे वो मिल ही गया, सत्यलेखनी मंत्र। ग्रंथ के अनुसार यदि कोई शुद्ध आशय से राजमुद्रा का प्रयोग कर कुछ लिखता तो वे शब्द ही हकीकत बन जाते। ये कोई जादू नहीं था, ये ब्रह्मांड को कागज पर उतारने की शक्ति थी। कांपते हाथों से देवेंद्र ने अपना पहला प्रयोग किया। अपने मरी हुई बेटी का चेहरा याद कर उसने एक गरीब बुनकर के नाम आदेश लिखा। बुनकर ने महामारी में अपनी पत्नी खो दी थी और देवेंद्र ने उसे शाही कोष से 20 स्वर्ण मुद्राओं की पेंशन दी। उसने पत्र पर मुहर लगाई। अगले दिन जब शाही खजांची ने उलझन में आकर उस अज्ञात आदेश का जिक्र किया तो देवेंद्र के अंदर कुछ टूटकर जुड़ा। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, एक भयानक संकल्प था। अब उसके दिमाग में एक योजना बनने लगी। उसने उन याचिकाओं को ढूंढना शुरू किया जो लालफीताशाही के दलदल में फंसी थीं। किसी गांव के सूखे कुएं के लिए मदद, किसी सैनिक के परिवार के लिए मुआवजा। उसकी कलम चलने लगी और राज्य की अदृश्य नसें ठीक होने लगी। लोग महाराज विजय सिंह के गुणगान करते और देवेंद्र अंधेरे में बैठकर अपनी स्याही को हकीकत बनते देखता। उसे अपने काम से एक नशा होने लगा था। लेकिन मंत्र की शक्ति की एक कीमत थी। वे केवल लिखने वाले की इच्छा पूरी नहीं करता था, वे अपने चारों ओर की लिखित सूचनाओं को अपनी ओर खींचता था। एक दिन अपने कक्ष में काम करते हुए देवेंद्र के मन में अचानक जलते हुए गांव, घोड़ों की हिनहिनाहट और टूटी हुई तलवारों के चित्र कौंधे। उसे मालवा के राजा भवानी सिंह के गुप्त पत्रों के शब्द सुनाई देने लगे। आक्रमण की योजना, सीमा के नक्शे, सैनिकों की संख्या, ये ज्ञान हवा में तैरकर नहीं आया था। ये मालवा के लिपिकों द्वारा लिखी गई स्याही की प्रतिध्वनि थी जिसे सत्यलेखनी मंत्र ने पकड़ लिया था। ये एक अवसर था। उसने तुरंत महाराज के नाम से सीमा सुरक्षा को दुगुना करने और कुछ चुनिंदा टुकड़ियों को राजधानी के पास तैनात करने का आदेश लिखा। जब भवानी सिंह का आक्रमण हुआ तो वो एक अभेद्य दीवार से टकराकर बिखर गया। महाराज ने इस दूरदर्शिता का इनाम दिया। देवेंद्र अब राज्य का मुख्य सचिव था। देवेंद्र की छाती गर्व से फूल गई। वो भूल गया कि ये दूरदर्शिता उसकी नहीं बल्कि मंत्र की चोरी थी। अब वो न्याय नहीं, शक्ति का स्वाद चख रहा था। महाराज विजय सिंह एक अच्छे इंसान थे, लेकिन एक लापरवाह राजा। लोगों पर उनका अटूट भरोसा ही उनकी ताकत थी और यही उनका पतन भी बना। दूसरी ओर राजकुमार अर्जुन अपने पिता की परछाई नहीं थे। उनमें एक युवा बाज की नजर थी। उन्होंने महसूस किया कि राज्य की नीतियां बदल रही हैं। उनमें एक ऐसी ठंडक और सटीकता आ गई थी जो उनके पिता के दयालु लेकिन अव्यवस्थित स्वभाव से मेल नहीं खाती थी। उन्होंने सेनापति विक्रम से बात की। विक्रम ने पुष्टि की, राजकुमार, पिछले महीने जो सैन्य व्यूह रचना का आदेश आया था वो अद्भुत था, पर उसमें महाराज की शैली नहीं थी। वो किसी शतरंज के खिलाड़ी की चाल जैसा था, किसी योद्धा का दाव नहीं। अर्जुन ने ठान लिया कि वो इस रहस्य से पर्दा उठाकर रहेगा, लेकिन देवेंद्र अब एक चालाक खिलाड़ी बन चुका था। उसने राजकुमार की गतिविधियों को सुन लिया था। उनके द्वारा अपने जासूसों को लिखे गए पत्रों की गूंज उसके कानों में पड़ती थी। इससे पहले कि अर्जुन कुछ कर पाते, देवेंद्र ने एक आदेश जारी किया। राजकुमार अर्जुन को राजनयिक मिशन पर उत्तरी प्रांत भेजा जाए।
अर्जुन समझ गए कि ये कोई मिशन नहीं, बल्कि एक अदृश्य कैद थी। उन्होंने जाने से पहले अपने सबसे वफादार सेवक गोपाल को महल में छोड़ दिया, जिसका काम केवल एक था, मुख्य सचिव के हर कदम पर नजर रखना। सत्ता के शिखर पर बैठकर देवेंद्र को लगा कि अब वो ही असली शासक है। महाराज बस एक हस्ताक्षर करने वाली मोहर थे। उसका प्रारंभिक दुख और न्याय की प्यास अब घमंड और पैरानोया में बदल चुकी थी। उसे हर मंत्री में एक दुश्मन और हर अधिकारी में एक खतरा नजर आने लगा। अब उसे अंतिम चाल चलनी थी। उसने एक आदेश तैयार किया। महाराज विजय सिंह गंभीर रूप से बीमार हैं। उनके स्वस्थ होने तक राज्य का समस्त कार्यभार मुख्य सचिव देवेंद्र संभालेंगे। जैसे ही उसने इस वाक्य को लिखकर राजमुद्रा लगाई, कमरे में एक मुर्दा शांति छा गई। दस्तावेज पर स्याही एक पल के लिए कांपी और फिर स्थिर हो गई। उसी क्षण अपने कक्ष में महाराज विजय सिंह के सीने में एक तेज दर्द उठा और वे गिर पड़े। लेकिन हर शब्द की एक कीमत होती है। देवेंद्र ने महसूस किया कि उसके दाहिने हाथ की उंगलियां सुन्न पड़ रही हैं। उसने कलम उठाने की कोशिश की, लेकिन वो उसके हाथ से ऐसे गिरी जैसे कोई मरा हुआ पक्षी हो। उसका हाथ, जो उसकी शक्ति का स्रोत था, अब मांस का एक बेजान टुकड़ा रह गया था। उसके हाथ पर स्याही का एक गहरा धब्बा उभर आया था, जिसे कितना भी रगड़ने पर मिटाया नहीं जा सकता था। गोपाल ने यह सब अपनी आंखों से देखा और तुरंत राजकुमार को संदेश भेजा। जब अर्जुन राजधानी लौटे तो उन्होंने अपने पिता को मृत्युशैया पर पाया। गोपाल से पूरी बात सुनकर उनकी नसें तन गईं। वह समझ गए कि इस षड्यंत्र की जड़ें राजनीति में नहीं, जादू में थीं। उन्होंने राज्य के सबसे बड़े विद्वान पंडित विष्णु शर्मा को बुलाया। पंडित जी ने देवेंद्र के कक्ष की तलाशी ली और उस निषिद्ध ग्रंथ लिखित विधानम को पहचान लिया। ग्रंथ को देखते ही उनका चेहरा पीला पड़ गया। राजकुमार, उन्होंने कांपती आवाज में कहा, ये सत्यलेखनी मंत्र है। ये लिखने वाले के आशय या इरादे से बंधा होता है। जब तक देवेंद्र का आशय न्याय करना था, मंत्र ने उसका साथ दिया। जिस क्षण उसने सत्ता के लालच में राजा को मारने का आदेश लिखा, उसका आशय अशुद्ध हो गया। मंत्र ने उसकी शक्ति छीन ली और अब वो अपनी ही रचना का कैदी है। क्या पिताजी को बचाया जा सकता है? अर्जुन ने पूछा। हाँ, पंडित जी ने कहा, लेकिन इसके लिए देवेंद्र को स्वयं अपने अंतिम आदेश को नष्ट करना होगा। लिखे हुए शब्द को काटने के लिए सच्चे पश्चाताप की स्याही चाहिए। जब देवेंद्र को यह बताया गया तो वो टूट गया। उसकी शक्ति जा चुकी थी और राजा की मृत्यु का आरोप उस पर लगने वाला था। उसने महसूस किया कि अपनी बेटी को न्याय दिलाने के सफर में वो खुद एक राक्षस बन गया था। वो राजकुमार के पैरों में गिर पड़ा और पश्चाताप के आंसू उसकी आंखों से बह निकले। पंडित जी के मार्गदर्शन में उन्होंने अनुष्ठान शुरू किया। पंडित जी के मुख से प्राचीन मंत्रों की गूंज उठी। राजकुमार अर्जुन ने एक नया आदेश लिखा। महाराज विजय सिंह पूर्णतः स्वस्थ हैं। अब अंतिम चरण बाकी था। देवेंद्र को अपने निष्प्राण कांपते हुए स्याही से सने हाथ को नई मुहर पर रखकर पुराने आदेश को निष्प्रभावी करना था। जैसे ही उसकी उंगलियों ने मुहर को छुआ, एक तेज प्रकाश कमरे में फैला। पुराना आदेश, जिस पर महाराज की बीमारी का फरमान था, जलकर राख हो गया। उसी पल महाराज विजय सिंह ने अपनी आंखें खोल दी। महाराज स्वस्थ तो हो गए, पर उनकी लापरवाही हमेशा के लिए दूर हो गई। उन्होंने समझा कि भरोसा करना अच्छा है, पर बिना निगरानी के वो घातक हो सकता है। देवेंद्र को उसके अपराधों के लिए मृत्युदंड नहीं दिया गया। उसे मौत से बदतर सजा मिली। उसे राज्य से निष्कासित कर दिया गया और उसकी लिखने की क्षमता हमेशा के लिए छीन ली गई। एक व्यक्ति जिसने शब्दों से एक साम्राज्य को झुका दिया था, अब अपना नाम भी नहीं लिख सकता था। राजकुमार अर्जुन ने शासन में एक नई व्यवस्था स्थापित की, जहां हर महत्वपूर्ण आदेश पर 3 अलग-अलग हस्ताक्षर आवश्यक थे। उन्होंने सीखा कि सत्ता का असली युद्ध तलवारों से नहीं, बल्कि कागज और स्याही से लड़ा जाता है, और उस युद्ध में सबसे बड़ी ढाल पारदर्शिता होती है। देवेंद्र की कहानी एक सबक बन गई। एक ऐसे व्यक्ति की दुखद कहानी जो न्याय करने निकला था, लेकिन रास्ते में अपनी आत्मा खो बैठा।